10 बड़ी खबरों का। देश के प्रधानमंत्री आज गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। गुरुवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया था। प्रधानमंत्री ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ट्विटर के जरिए उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया था और कहा था कि उनका जीवन राज्य के विकास और हर गुजराती के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा। प्रधानमंत्री ने केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद केवड़िया में आयोग, वन, आरोग्य कुटीर और एकता मॉल का उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज यानी शुक्रवार को भगवान राम की तपभूमि चित्रकूट का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत वाल्मीकि आश्रम में रामायण पाठ के साथ की और गौ रक्षा हवन भी किया। मुख्यमंत्री पहली बार धर्म नगरी में किसी विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की कामना लेकर सीएम योगी मां के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 31 अक्टूबर यानी कल वाराणसी पहुंचेंगे। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री विकास के कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए वाराणसी आएंगे और समीक्षा के बाद 1-2 परियोजनाओं की जमीनी हकीकत देखेंगे तथा साथ ही साथ कोरोना काल के चलते देव दीपावली किस तरह मनाई जाएगी इसका दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री देंगे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में गिरावट आने से उत्तराखंड की सरकार ने अनलॉक 5 के तहत 1 नवंबर से राजकीय मेडिकल कॉलेजों और अन्य सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू करेगी। उत्तराखंड में कोरोना महामारी को मात देने वालों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए ओपीडी को पुनः खोलकर किसी भी अन्य बीमारी से पीड़ित मरीज का इलाज किया जा सकेगा। ओपीडी की सेवाओं को शुरू करने के लिए दून मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज समेत अन्य अस्पतालों को खोलने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी के इलाज के लिए दुनिया भर में वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। ऐसे में रूस में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार को अध्ययन चलाने वाली फर्म के एक प्रतिनिधि ने बताया कि मॉस्को में महत्वाकांक्षी कोरोना वैक्सीन योजना पर रोक लगा दी गई है क्योंकि टीके की मांग ज्यादा है और डोज की कमी के कारण वॉलंटियर्स में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को रोकना बहुत बड़ा झटका है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का 85% लोगों पर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। हालांकि 15% लोगों पर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट दिखे हैं, मगर अभी इसके तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। तो वहीं भारत में भी स्पुतनिक वी वैक्सीन का ट्रायल अगले साल मार्च के महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव बनने जा रहा है। इस बार के चुनाव में करीब 14 अरब डॉलर का खर्च होने का अनुमान है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले दोगुना है। चुनाव में खर्च के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। शोध समूह के मुताबिक इस बार राजनीतिक चंदे में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से इस बार के चुनाव में 11 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान लगाया था, मगर अब तो वो भी पीछे छूट गया है। जो बिडेन इतिहास के पहले प्रत्याशी हैं जिन्होंने दानकर्ताओं से 1 अरब डॉलर की राशि प्राप्त की है। जो बिडेन के प्रचार अभियान को 14 अक्टूबर तक 93.8 करोड़ डॉलर मिले, जबकि ट्रंप के कार्यकर्ताओं को दानदाताओं ने अब तक सिर्फ 59.6 करोड़ डॉलर ही दिए हैं। चुनाव के नजदीक आते आते राष्ट्रपति पद के दोनों ही प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज कर दिया है। सऊदी अरब ने 14 अक्टूबर 2020 को 20 रियाल का एक नोट जारी किया है, जिसमें पूरी दुनिया का मानचित्र दिखाया गया है, मगर उसमें जम्मू और कश्मीर को भारतीय नक्शे में नहीं दिखाया गया है। सऊदी अरब की गई इस गलती पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने सऊदी अरब से कहा कि इस गलती को जल्द से जल्द दूर करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमने देखा है कि संबंधित नोट में भारत की सीमाओं का गलत चित्रण किया गया है और हमने सऊदी अरब की सरकार से इस खामी को जल्द से जल्द दूर करने को कहा है और हम ये बताना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल आगामी सर्दी के मौसम में भी कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि चीन बार बार राजनीतिक तौर पर भारत के साथ वार्ता कर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति को कम करने की बात कर रहा है, मगर चीन के रक्षा मंत्रालय ने लद्दाख की सीमा पर तैनात जवानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय के इस कदम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन अपनी सेना को लद्दाख की सीमा से -40 डिग्री तापमान में भी पीछे नहीं हटाएगा। हालांकि चीन ने भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता में अमेरिका पर प्रभुत्व थोपने का आरोप भी लगाया था और कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो भी विवाद है वो भारत और चीन का द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों ही देश इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मगर चीन के रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से तो कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला फ्रांस की यात्रा पर है। वहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के सलाहकार बोने से मुलाकात की और फ्रांस में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेश को उन तक पहुंचाते हुए कहा कि भारत आतंकवाद की लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के इस्लामी कट्टरवाद के बयान के बाद कई मुसलमान देश और संगठन उनसे नाराज हैं, मगर भारत फ्रांस के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। फ्रांस को यह आश्वासन दिया है कि आतंकवाद से लड़ने में भारत उनके साथ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए 25 चिनाब रेंजर से बुधवार रात करीब 10:30 बजे से गोलाबारी शुरू की, जो सुबह 4:30 बजे तक जारी रही। पाकिस्तान द्वारा की गई इस गोलाबारी में छन्न तंडा और चाकचंगा गांवों में कुछ घरों की दीवारें नेस्तनाबूद हो गईं। पाकिस्तान ने खामोशी से वीरवार देर शाम एक बार फिर से नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की, जिसमें पूंछ जिले के शाहपुर, गुलपुर, दिगवार और दलान सेक्टर में सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत का बीएसएफ के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि नियंत्रण रेखा के इलाकों में दहशत का माहौल बरकरार है। कल का आईपीएल का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ, जिसमें ऋतुराज ने जबरदस्त 72 रनों की पारी खेलकर चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से जिताया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी सीएसके ने जबरदस्त प्रदर्शन करके केकेआर को 172 रनों पर ही सीमित कर दिया। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर मैच को जीत लिया, जिसमें रविंद्र जडेजा ने 11 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 31 रनों की जबरदस्त पारी खेली और सैम करन ने नाबाद 13 रन बनाए। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में जडेजा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जडेजा ने आखिरी की 2 गेंदों पर छक्के लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाई। केकेआर की इस मैच में हार का फायदा मुंबई इंडियंस को हुआ। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ की राह काफी मुश्किल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।